नमस्कार दोस्तों, मैं देवनारायण सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह लेकर। हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा। संस्थान की तरफ से दिवाली के विशेष अवसर पर सभी रिकॉर्डेड वीडियोस पर 50% का क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं, दिए गए संपर्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लिंग संलग्न है? लिंग संलग्न अगर मैं बात करूं तो ये डिजीज संबंधित है क्रोमोजोम से संबंधित बीमारी है। इसमें 1 से जो 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है इसको हम लोग बोलते हैं सोमेटिक या इसको बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। एक जो 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है इसको हम लोग बोलते हैं लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम। ये सभी कहां पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कोशिका के अंदर, और एक अवस्था आती है सेल डिवीजन की, उसमें हमें ये दिखाई देता है। तो अगर देखा जाए तो 23वां जो जोड़ा होता है लिंग गुणसूत्र, उसी के साथ संचरित करने वाली एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। इसमें लाल और हरे रंग का व्यक्ति भेद नहीं कर पाता है, लाल और हरे रंग में व्यक्ति भेद नहीं कर पाता, जिससे हम बोलते हैं कि वो कलर ब्लाइंड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है। कहां पर जल का अवशोषण होगा? तो एक तो जो जल का अवशोषण होगा वो वृक्क में होगा दिए गए ऑप्शंस में, और एक होगा बृहदांत में जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत। वृक्क में बात करूं तो वृक्क में भी ये होगा नेफ्रॉन के अंदर। ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है और इसमें ये जो झुका हुआ लूप हम देख पाते हैं, इस प्रकार से जो झुका हुआ लूप है ये पीसीटी का पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहां से जो होता है पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वृक्क में वृक्कीय नलिका में, दूसरा होता है बृहदांत या बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत जो होता है प्रोसेस प्रक्रिया के पश्चात जो अनपचे भोजन है उसमें से पानी को सोख लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। तो दिए गए ऑप्शन में 1 और 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची को सुमेलित करना है। सूची ए में दिया गया है बीमारी और सूची 2 में दिया गया है उससे संबंधित जीवाणु रोगजनक। तो देखिए सूची ए में दिया गया है पहला नंबर पे हैजा, दूसरा में प्लेग, तपेदिक और टाइफाइड। अगर मैं हैजा की बात करूं, कॉलेरा की, तो इसका रोगजनक होता है विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया से हैजा रोग होता है। प्लेग की मैं अगर बात करूं तो ये होता है पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण। वहीं तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस की मैं बात करूं जिसको आम भाषा में बोलते हैं टीबी, तो तपेदिक होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। टाइफाइड का जो कारण रहता है बैक्टीरिया वो रहता है साल्मोनेला टाइफी। इस प्रकार से हम देख पाते हैं ए जो आएगा 3 में, बी ऑप्शन आएगा आपके चौथे नंबर पास्चुरेला पेस्टिस, सी ऑप्शन आएगा 2 में और डी ऑप्शन आएगा 1 में। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया है सूची 1 में दिया है परजीवी खरपतवार और सूची 2 में दिया है उसकी प्रकृति। अगर हमें खरपतवार और उनकी प्रकृति पर मैच करना है तो देखिए स्ट्राइगा जो होता है एक प्रकार का खरपतवार होता है, और स्ट्राइगा का संबंध होता है जड़ पर अर्ध परजीवी के रूप में। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आएगा जड़ पर अर्ध परजीवी के रूप में। वही अगर मैं बात करूंगा कसकूटा का, ऑप्शन नंबर बी के बारे में मैं अगर बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी आएगा तने पर कुल परजीवी के रूप में। तो इसका आंसर होगा 4th नंबर। लोरेंथस की अगर मैं बात करूं तो लोरेंथस जो होता है एक प्रकार का तने पर पाए जाने वाला
अर्धपरजीवी होता है। तो मैं मैच कर दूंगा इसको भी। ओरोवेंच की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी, तो ये होता है जड़ पर कुल परजीवी के रूप में। इस प्रकार से अगर हम देखें तो क्या आंसर बनता है, ए का 2 नंबर, बी का बन रहा है 4 नंबर, सी का बन रहा है 1 नंबर और डी का बन रहा है 3 नंबर। तो इस प्रकार से जो है हमारा आंसर यहां पर करेक्ट है 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर ए में आप देख पाएंगे सही जोड़ी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कथन पूछा जा रहा है। तो देखिए, ग्लूकोज जो होता है, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज 4 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडित हो जाता है। कौन सा सही है पूछा गया है। ये ऑप्शन जो है सही नहीं है भाई। ग्लूकोज जो होता है 6 अणु वाले ग्लूकोज जो है 3-3 अणु पायरुवेट में टूटता है और आगे जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो पहला नंबर तो यहीं पर गलत हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं, ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। तो बिल्कुल लैक्टिक एसिड में बदलता है, ये सही है। तीसरा नंबर देखते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो 2 और तीसरा नंबर सही है। कहां पर दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वैद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम पूछा है ऊर्जा के, मतलब फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहला दिए गए ऑप्शन में होगा पराबैंगनी। पराबैंगनी पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद मैं बात करूंगा पराबैंगनी के बाद तो देखता हूं अवरक्त किरणें, ऑप्शन नंबर 1। फिर मैं बात करूंगा सूक्ष्म तरंग या माइक्रोवेव, चौथा नंबर। फिर मैं बात करूंगा रेडियो तरंग। इस प्रकार ये जो तरंगों का घटता हुआ क्रम है रहेगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्परिवर्तन विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि यहां उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के बारे में बात हो रही है। उत्परिवर्तन के द्वारा जो होती है कोई भी जीव वातावरण के प्रति विकसित होता है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने का काम करता है। और इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब जीव कंटिन्यू कार्य को करता है तो नया जीव पैदा हो जाता है। तो ये नई विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। उत्परिवर्तन और विकास के लिए क्या आवश्यक है, म्यूटेशन आवश्यक है। और म्यूटेशन से नए जीव बनते हैं और नए जीव रहेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज भी पुराने जीवों की तुलना में कुछ अलग रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टाइजेशन कौन सी क्रिया है जिसमें एकाएक हृदय काम करना बंद कर देता है और अप्राकृतिक रूप से श्वसन दिया जाता है। क्या आएगा इसमें, क्या किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में बिजली का झटका देकर, नहीं बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी कई बार छाती पर दबाव देकर, बिल्कुल सही है। सोर्बिट्रेट और स्ट्रेप्टोकाइनेज बिल्कुल नहीं है, दोनों गलत आएगा। हमारा आंसर होगा कई बार छाती पर दबाव देकर। देखिए सीपीआर कैसे दिया जाता है, जब व्यक्ति जो होता है सामान्य रूप से सांस लेने में असमर्थ हो जाता है तो उसकी छाती पर, वयस्कों के बारे में अगर बात करूं तो 2 से 2.4 इंच तक का क्या किया जाता है, दबाव दिया जाता है हथेलियों से, जिससे उसका जो श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उनका हार्ट है, पुनः एक बार कार्य करना प्रारंभ कर दे। तो इसको हम लोग सीपीआर बोलते हैं। तो ये छाती पर दबाव देकर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कथन अभिकथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और हमें सही जवाब देना है। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी का रोग होता है, बिल्कुल। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम हड्डी का एक महत्वपूर्ण घटक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण घटक है। सही उत्तर चुनना है भाई हमें। तो दोनों सही हैं। तो ऑप्शन में देखिए कहां पर दिया है, दोनों ए तथा आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी का रोग होता है। एक होता है विटामिन डी की कमी से, रिकेट्स बच्चों में,
और एक होता है विटामिन डी की कमी से ही ऑस्टियोमलेशिया, जो बड़ों में होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव को उनके गुण से सुमेलित करना है। देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया क्या होता है? फ्रैंकिया एक प्रकार का मृदा पर पाया जाने वाला बैक्टीरिया होता है, सूक्ष्म जीव होता है। ये क्या करता है? तो देखिए वन वृक्षों और आर्द्र भूमि पौधों में गांठदार जड़ विकसित करता है। ये फ्रैंकिया का काम होता है। फ्रैंकिया जो है क्या करता है? जो लेगुमिनस कुल के पौधे नहीं हैं उनके जड़ों में गांठदार स्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो एक आएगा पहला नंबर। नॉस्टॉक की अगर मैं बात करूं तो नॉस्टॉक जो होता है किसके साथ जुड़ा होता है? तो ये है शैवाल, एक प्रकार का जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है? स्थिर करने में सक्षम है। अगर मैं बात करूं हर्बास्पिलम की तो इसका आंसर होगा अनाज के साथ सहचर्य ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया है। भाई ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया का अर्थ होता है ऐसे बैक्टीरिया जो अभिरंजन करने पर किसी भी प्रकार के रंजक से, कलर से प्रभावित नहीं होता है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी बेजरनिकिया की तो ये आएगा उच्च वर्गीय पौधे से जुड़े हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ए का फर्स्ट हो जाएगा, बी का हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा चौथे में, सी की मैं बात करूंगा तो ये आ जाएगा दूसरे में, डी की मैं बात करूंगा तो ये आएगा तीसरे में। इस प्रकार हमारा आंसर जो है सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरपतवार का मेजबान से हमें क्या करना है? सही जोड़ी मिलाना है। देखिए यहां पर खरपतवार दिया गया है एक तरफ और एक तरफ मेजबान दिया गया है। इसमें अगर मैं बात करूं धान के बारे में तो धान का जो खरपतवार मेजबान होता है वो होता है भाई ऑप्शन नंबर ए का होगा चौथा, इक्नोक्लोआ। अगर मैं बात करूं गेहूं के बारे में, गेहूं में पाया जाता है मेजबान एग्रोपाइरान रिपेंस। अरंडी की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूं तो ये होता है क्रेटालेरिया प्रजाति का होता है। और टमाटर में जो मिलता है खरपतवार मेजबान वो एमरेंथस प्रजाति का होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं हमारा ऑप्शन सही कौन सा होता है? ए का चौथा, बी का होता है पहला, सी का होता है तीसरा, डी का होता है दूसरा। 4 1 3 2 कहां पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में सही जवाब हमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही जोड़ी मिलाना है। एक तरफ दिया गया है ब्रांच और एक तरफ दिया गया है उसके बारे में कि कहां इसका अध्ययन किया जाता है। देखिए कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी जो है ब्रह्मांड से संबंधित होता है। अगर मैं बात करूं इकोलॉजी के बारे में तो ये होता है पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण का अध्ययन होता है। अगर मैं बात करूं एंथोलॉजी के बारे में तो ये होता है पुष्पों के बारे में, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। अगर मैं बात करूं पोमोलॉजी के बारे में तो ये होता है स्नायु तंतुओं का अध्ययन। इस प्रकार देखेंगे तो ए का आएगा तीसरा, बी का आएगा चौथा, सी का आएगा पहला, डी का आएगा दूसरा। 3 4 1 2 कहां पर दिया गया है? यहां पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। आइए आगे बढ़ते हैं। साइटोलॉजी कोशिका से उसी तरह संबंधित है जिस तरह मायरमेकोलॉजी निम्नलिखित से संबंधित है। किससे संबंधित है? साइटोलॉजी जो होता है कोशिका विज्ञान कहलाता है। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान कहलाता है। उसी तरह मायरमेकोलॉजी संबंधित है चींटी के अध्ययन से, चींटियों के अध्ययन से, चींटियों के अध्ययन से संबंधित है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन से कथन सही है? ग्लूकोज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज 4 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडित होता है। देखिए ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये गलत है। ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन परमाणु, देखिए C6H12O6 हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है। तो ये जो है 3-3 के फॉर्म में टूटता है और इसी को हम लोग बोलते हैं पायरुवेट। ऑप्शन में बोला जा रहा है 4 कार्बन अणु वाले, तो ये जो है 3 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में टूटता है, तो पहला जो है गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होता है, तो बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर तीसरे की, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में परिवर्तित होता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी करेक्ट है। तो हो जाएगा 2 और 3 सही, तो कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है? ये होता है 0.5 ml। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको पता नहीं है तो बिल्कुल याद रखेंगे। वयस्कों को 0.5 ml कोविशील्ड का वैक्सीन दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, वायरस शब्द एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट दिया था, बेजेरिंग, बिल्कुल सही है। वायरस का न्यूक्लिक जीनोम आरएनए अथवा डीएनए आधारित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डीएनए और आरएनए से संबंधित हो सकता है वायरस। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है डीएनए आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। नहीं भाई, ये होता है सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। ये ऑप्शन नंबर सी जो है ना सही नहीं है। आरएनए आधारित वायरस डीएनए आधारित वायरस की तुलना में अधिक आनुवांशिक म्यूटेशन या परिवर्तन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं है, बाकी के ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है वायरस के संदर्भ में सही नहीं है, तो ये हो जाएगा सी, सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये ऐसा प्रभाव होता है जिसमें वातावरण गैसों की उपस्थिति में ऊष्मा को अवशोषित करके रखता है और रिलीज करने नहीं देता है। इससे हमारा जो तापमान होता है, वायुमंडलीय तापमान होता है, बढ़ जाता है। इसी को तो हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। इसमें बहुत सारी गैसें शामिल है। तो योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम पूछा है, तो सबसे पहले हम अधिक वाले का लिखेंगे। सबसे ज्यादा जो रहता है ग्रीन हाउस गैस में प्रभावशाली कार्बन डाइऑक्साइड होता है भाई। ऑप्शन नंबर देखते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन आएगा, फिर आएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, फिर आता है CFC या जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। घटनाओं पर विचार करना है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक पदार्थ का क्षय, ज्वालामुखी प्रक्रिया। उपरोक्त में से किसमें पृथ्वी पर के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता है? पूछा है, योग नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए प्रकाश संश्लेषण आएगा भाई, ऑक्सीजन देता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज होता है। बाकी अगर मैं बात करूं श्वसन के बारे में, तो हम श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन श्वसन के बारे में बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं भाई। कार्बनिक पदार्थों का क्षय होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ज्वालामुखी प्रक्रिया, यहाँ से भी विभिन्न प्रकार की जो है गैसें रिलीज होती है। तो हम देख पा रहे हैं इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीथेन एक ग्रीन हरित गैस है, इसके स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हो सकते हैं? तो देखिए भाई मीथेन जो होता है CH4, इसका सोर्स कहाँ कहाँ से है? स्रोत, तो स्रोत में देखिए धान का खेत, जुगाली करने वाले शाकाहारी जानवर, दीमक का कीट और खान, सामान्यतः कोयले की। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी जो है मीथेन गैस का जो होता है सोर्स होता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है सही है। उपरोक्त सभी सत्य है। आगे देखते हैं, रक्त समूह AB की लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है, अभी कथन दिया है। कारण है रक्त समूह AB की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता।
इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता। देखिए यहाँ पर कथन और कारण दिया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो एंटीजन होता है, एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीजन जो होता है शरीर में बाहर से प्रवेश किए पदार्थ होते हैं, एंटीबॉडी जो होते हैं इसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। मतलब ये जो होता है सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है हमारे शरीर को। तो ये जो है ना दो प्रकार का होता है, एक बाहर से आए पदार्थों को एंटीजन बोलेंगे और एक हमारे ब्लड में होता है। तो रक्त समूह AB की कोशिका में एंटीजन नहीं होता बोला जा रहा है, तो ये जो है रॉन्ग है भाई। AB एंटीजन मौजूद होता है, रक्त समूह AB में AB एंटीजन मौजूद होता है। तो देखिए अभी कथन जो होता है A सही है, लेकिन कारण R जो है वो गलत है। कहां पर ऑप्शन में दिया है A एवं R दोनों पृथकता सही है, R A का सही स्पष्टीकरण है, नहीं। A एवं R दोनों पृथकता सही है, नहीं। सी देखिए A सही है लेकिन R गलत है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।